नाइन्थ फिजिक्स का ये चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। तो आइए इसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार है, गुरुत्वीय त्वरण के मान किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है। तो काफ़ी आसान सवाल है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान दो कारणों से परिवर्तन हो सकता है। पहला है पृथ्वी की ऊंचाई, यानी पृथ्वी से हम जितनी ऊंचे जाएंगे तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा। और पृथ्वी के आकार, यानी पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता और बढ़ता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमें प्रमाणित नहीं करना है, हमें किसी प्रकार का व्यंजक रूप से प्रमाणित नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सवाल है गुरुत्वीय त्वरण किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है, बस हमें कारण ही बताना है। तो यहाँ देखिए, गुरुत्वीय त्वरण को जी द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका मान किसी स्थान विशेष पर नियत रहता है, लेकिन स्थान परिवर्तन के साथ इस गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है, जो निम्न कारण है। पहला है ऊंचाई का प्रभाव। यहाँ देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान n तथा त्रिज्या r, इसके तल से गुरुत्वीय त्वरण g तथा पृथ्वी तल से h ऊंचाई की ओर बढ़ने पर इसके गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, g से g डैश हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि h ऊंचाई का मान बढ़ने से g का मान आपको लिखनी है ऊंचाई का प्रभाव। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये पृथ्वी का तल है, यहाँ से हम h ऊंचाई, यहाँ से हम अगर h ऊंचाई की ओर बढ़ें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, अतः ऊंचाई का मान बढ़ने से g का मान घटता है। इसके बाद दूसरा जो कारण है ये रहा पृथ्वी का आकार, यानी शेप का प्रभाव। पृथ्वी का आकार जो है वो गोल नहीं है, वो अंडाकार आकार का है, ठीक है, संतरे का आकार का, यानी चिपटी हुई है। तो पृथ्वी की सतह पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर g का मान में परिवर्तन आता है, और यह पाया गया कि भूमध्य रेखा पर 9.78 इतना और ध्रुव पर 9.83 होता है। इस परिवर्तन का कारण पृथ्वी के पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, अतः जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यहाँ देखिए, ये पृथ्वी का आकार है, ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, और इस भाग को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, बदलते रहता है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक दूसरा है, गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं, उनके अंतर को स्पष्ट करें। पहले गुरुत्व बल, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहा जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता हुआ पत्थर, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। तो इसके बाद हम भार की परिभाषा भी देख लेते हैं। जब हम किसी वस्तु जैसे ईंट को हथेली पर रखते हैं तो हमें भारी लगता है। उस वस्तु को गिरने से रोकने के लिए उस पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के बराबर परिणाम बल ऊपर की ओर लगाना पड़ता है व्यक्ति को, तब वस्तु भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हथेली पर उतने ही परिणाम का बल नीचे की ओर लगाती है, जिसे उस वस्तु का भार कहा जाता है। आपको समझ में आ गया। अगर ये नहीं लिखना है तो ये भी आप शॉर्ट में काफ़ी लिख सकते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं, लेकिन आपको सारे लिखना ही बेहतर होगा। इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक तीसरा, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें। पृथ्वी की सतह पर यह व्यंजक क्या होगा। तो ये रहा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r मानी जाए तो पृथ्वी की सतह पर नगण्य ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है। तो गुरुत्व बल का फॉर्मूला जो होता है F बराबर G, ठीक, कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। G यहाँ नियतांक है। यदि गुरुत्वीय त्वरण G हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से। तो इन सब के बारे में एक सेपरेट नोट्स बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। F बराबर mg, ठीक है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम होता है F बराबर a, लेकिन G के स्थान पे यहाँ पे है G। तो F का मान कितना है mg, तो यहाँ पे mg हो गया, ठीक। तो G m कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, m से m कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचा, G इक्वल टू कैपिटल M और स्मॉल m बटे r स्क्वायर। तो यही कहलाता है नियतांक, ठीक है, इसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण का नियतांक। और हमें पृथ्वी के सापेक्ष भी ज्ञात करना है, ये बात आपको लिखना है। यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान नियतांक G पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की त्रिज्या r पर निर्भर करता है।
Gm और R का मान रखने पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ये इतना निकल के आ जाता है 9.8। इसके पश्चात है 4 नंबर प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के सत्यता के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। काफ़ी आसान सवाल है, चलिए इसको भी हल करते हैं। तो ये रहा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो सबसे पहले ये लिखने के बाद आपको डैश देना है और ये लिखना है, जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस के में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। तो इसे कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और हमें सत्यापन भी करना है, तो इसके बाद आपको लिखना है सत्यापन और ये डैश देके लिखना है ये सारे, ठीक, ये सारे आपको लिखना है प्रयोग। ये रहा, वो वस्तु द्वारा हटाया गया जो द्रव है उसके भार के बराबर होता है। एक टब में ये वस्तु को डुबाया गया, ये पूरी तरीके से भरी हुई थी और जितना पानी निकलेगा ये और ये वस्तु के भार के बराबर होगा। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत का सत्यापन। तो ये सारे आपको पिक्चर भी बना लेने हैं। इसके बाद है 5वां प्रश्न, किसी वस्तु के किसी द्रव में डूबने या तैरने का शर्तों को समझाएं। द्रव की उत्प्लवनता के कुछ उपयोग भी बताएं। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो किसी वस्तु के डूबने और तैरने की 3 स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति में क्या होता है कि वस्तु पानी में डूब जाती है, ठीक है, और दूसरी स्थिति में तैरती है और तीसरी में प्लावन करती है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर वस्तु पर 2 बल लगते हैं, पहला ये और दूसरा ये W2 के अपेक्षित परिणामों के अनुसार निम्नलिखित 3 स्थितियाँ संभव है। ये पहला ख और ये ग। तो ये जो लाल से हाईलाइट किया गया ये आपको ज़रूर लिखना है, ये निष्कर्ष है, इसका भी और इसका भी, ये तीनों ही बातें आपको लिखनी है। और हमें कुछ उपयोग भी बताना है, उत्प्लवनता के कुछ उपयोग। तो ये जहाज़ हो गया, जहाज़ में इसका प्रयोग होता है। और इसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं, मनुष्य का पानी में तैरना। तो इस तरीके से समाप्त हो जाए आज का सेशन।